फैक्टर्स, पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त बाइंग हो रही है, देखिए पीएसयू इंडेक्स डेज हाई पे है। इन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पंकज ऑफ कोर्स आज हमारे साथ हैं, लेकिन विराज मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विराज एक बहुत ही सक्सेसफुल पीएमएस चलाते हैं बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद, एक्वेरिस का पीएमएस, और वो हमेशा टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस में रहता है। हालांकि वो ये कहेंगे कि हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बट शॉर्ट टर्म में भी मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, काफ़ी अच्छी है। वो सब इंसिडेंटल होती है शायद। विराज, गुड आफ्टरनून। क्लियरली आपके जो स्टाइल है वो तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन का है अपने पीएमएस को मैनेज करने के लिए, बट आपकी परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो बताइए, तो इस समय किस तरह से आपको बाजार के फंडामेंटल स्टैक्ड अप नज़र आते हैं, और लास्ट 3-4 महीने आपके पोर्टफोलियो के लिए कैसे रहे? अगर अपन देखें कि एज यू सेड कि हमारी हमेशा पोजीशनिंग 3 to 5 ईयर के हिसाब से ही होती है। हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो यही सोच के खरीदते हैं कि इसको 3-4 साल रख सकते हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसकी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी होगी, क्या इसकी अर्निंग्स डबल होगी नेक्स्ट 4 साल में, क्या इसका कैश फ्लो स्टैकअप करेगा। तो ये सब हम सोच के ही खरीदते हैं। लास्ट 3 महीने में हमने कुछ ज्यादा बदलाव किए नहीं है पोर्टफोलियो में। हमने एक आध चर्निंग करी है। हमने हमारे पोर्टफोलियो में जनरली 15 नाम होते हैं, तो हमने एक आध जो स्टॉक जो काफी रीजनेबली दे हैव डन वेल हमारे लिए लास्ट 4 साल में, हमने एक स्टॉक को बेच के व्हाट वी हैव डन इज कि एक दो ऐसी कंपनियां है स्नैकिंग में या टूरिज्म में जो काफी प्रॉब्लम से जा रही हैं पिछले 4-5 साल से, और मार्केट उनको अभी वैल्यू ऐसे ही कर रहा है, पर हमारे हिसाब से वो बहुत वेल मैनेज्ड कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों को अभी देखना चाहिए जिनके 2-3 साल के आंकड़े ठीक नहीं है बट बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सेक्टर के लिए टाइम अच्छा नहीं रहा है, बट विद इन दैट वो मैनेजमेंट ने सबसे अच्छा करके दिखाया है, और उसकी वैल्यूएशन भी आपको ठीक मिल जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली वो पोजिशनिंग के हिसाब से आपको सोचना चाहिए। तो वो सेक्टर्स में हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स आप देख सकते हो, टूरिज्म देख सकते हो, सीमेंट देख सकते हो। तो उस तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है अभी के हिसाब से। विराज, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक आपने कहा कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा आपने कहा टूरिज्म। सो टूरिज्म प्रॉबेबली रीओपन में आएगा और कैपिटल गुड्स केपेक्स में आएगा। पहले केपेक्स की बात करते हैं। पिछले 15-16 सालों से इंडिया इंक खाली डेट ले रही थी और केपेक्स नहीं हो रहा था। अभी सबकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जेफरीज ने आज अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया इंक की बैलेंस शीट लास्ट 17 ईयर्स में इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं रही है। आपको लगता है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आके केपेक्स भी बढ़ेगा अक्रॉस द बोर्ड? तो हम ये पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि अगर आप मार्च की बैलेंस शीट्स भी देखें और सितंबर की बैलेंस शीट्स भी देखें कंपनीज की, तो 2-2.25 लाख का नेट डेट उतारा है इंडिया इंक ने इन दैट लास्ट 1.5 ईयर्स। अभी अगर हम इसको रोल फॉरवर्ड करते हैं, जैसे आपने बताया जेफरीज भी कह रहा है, हालांकि मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, बट दे आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन दे से कि इंडिया इंक की बैलेंस शीट इससे बेहतर कभी हुई नहीं है लास्ट 15 साल में। तो केपेक्स कब होता है? अगर हम फंडामेंटल सोचे तो केपेक्स 2 टाइम पे होता है। एक, आपकी बैलेंस शीट ठीक है और डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल है, और तीसरा पॉइंट, आपका यूटिलाइजेशन 75-80% पहुंच चुका है। आई थिंक हमारे पहले 2 फैक्टर बहुत सही जगह पे हैं। हमारी बैलेंस शीट ठीक है और हमारा डिमांड आउटलुक फॉर ग्रोथ बहुत अच्छा है। यूटिलाइजेशन की जहां तक बात करें, लार्ज प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन ऑलरेडी बिटवीन 70 and 72% आ चुकी है। मेरे हिसाब से 6 महीना और आगे देखेंगे तो ये 75-77% तक पहुंच जानी चाहिए। तो इंडिया में अगर कोई भी ग्रीनफील्ड कैपेक्स होता है तो उसको 3-4 साल लगते हैं। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पुटिंग इन ऑन द ड्राइंग बोर्ड अक्रॉस द सेक्टर्स, चाहे फिर वो स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे इन लोगों के लिए इनका खुद का पावर प्लांट हो, या केमिकल इंडस्ट्रीज हो, एग्रोकेम हो। ऐसे अक्रॉस द बोर्ड काफी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। काफी ऐसे सेक्टर्स भी है जहां पे अभी चालू नहीं हुआ है, बट हमें ये उम्मीद है कि ऑर्डर प्लेसिंग नेक्स्ट 6-12 महीने में काफी अच्छी होनी चाहिए कंपेयर टू व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 3 इयर्स।
विराज, पहले तो बहुत शुक्रिया 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। इस नए साल में आपसे मुलाकात हो रही है, तो पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। विराज, आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें ना आपने एक डिलीशन डाला है, मन्नापुरम फाइनेंस। हम जान सकते हैं क्यों आपने इसको अपने पोर्टफोलियो से उसको बाहर निकाल दिया? ऑल्दो मन्नापुरम फाइनेंस का जो बिजनेस है उसमें तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, गोल्ड रखे आपको लोन देते हैं और वो भी उसका भी 60-70% मिलता है सिर्फ। See, we generally would not like to talk about a particular company as such, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मन्नापुरम did very well for us from the price we bought. The opportunity set जो हमारे पास था उसमें we had to sell something. It was one of those stocks where we do not really have a negative view, but we thought कि यहाँ से incremental growth, especially gold finance companies के लिए challenge हो सकता है. It isn't about Mannapuram, it is a segment as a whole. हमें लगता है कि growth will be challenging for all the NBFCs in this segment going forward, and we had better opportunities at least at that point. विराज, अभी भी आपका केमिकल स्पेस पे काफी लार्ज पोर्टफोलियो एलोकेशन है। इसमें एक ठीक ठाक करेक्शन भी आया। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या बेस्ट ऑफ द केमिकल टाइम्स इज ओवर, बट जिस हिसाब से रिबाउंड आया, जैसे बोलते हैं बाजार में कि भाव बदलता है और भावनाएं भी बदल जाती हैं, डिम्पी बोलते हैं ये, लेकिन काफ़ी अच्छा रिबाउंड आया। अर्निंग्स बहुत ज़्यादा शेकन नहीं हुई मार्जिन प्रेशर को लेके। अभी यहाँ से 3 to 5 years आपको कैसा लगता है, आपके पोर्टफोलियो कंपनीज कैसे अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रही हैं जब आप उनसे बात करते हैं, और आपके सेक्टर में दूसरी कंपनी भी इस सेक्टर में किस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रही हैं? So as far as chemicals is concerned, they are on absolute strong footing. अगर आप across the board chemical companies की बात करें, and again chemical एक homogeneous sector नहीं है, ये बहुत ही heterogeneous sector है जिसमें आप APIs भी ले सकते हो, जिसमें आप डाइज पिगमेंट्स भी ले सकते हो, जिसपे आप एलिफेटिक अमाइंस भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही डाइवर्स सेक्टर है। इसमें एक व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, बट ओवरऑल जितनी भी हम केमिकल कंपनी से लास्ट 3 महीने में मिले हैं, उनके ग्रोथ विजन में या उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Everybody is thinking between 15 and 20% growth, almost all of them I would say, over next 3 to 4 years. उसके लिए जो केपेक्स चाहिए वो भी वो लोग लगा रहे हैं, कुछ ब्राउनफील्ड लगा रहे हैं, एक दो लोग बड़ा ग्रीनफील्ड केपेक्स भी लगा रहे हैं। तो the only challenge recently in last 2 quarters is कि RM प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। जो बेसिक केमिकल के RM प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं, जिसके कारण मार्जिन जो हमारे हिसाब से बिल्कुल एबनॉर्मल थे। मतलब जो हमारी कंपनी थी जिसका एवरेज EBITDA मार्जिन लास्ट 10 साल का 20-22% है, उसका EBITDA मार्जिन 35% हो गया था। वो सस्टेनेबल ही नहीं था, तो वो 25% ही होना चाहिए था। जो वो 22-25% ही होना चाहिए और वो होगा आगे जाके। सो आई थिंक वैल्यूएशन काफी फ्रॉथी हो गई थी ऑफ सम ऑफ दीज केमिकल नेम्स। यहाँ से हमें लगता है कि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए हमें। सम ऑफ दीज कंपनीज are trading really expensive. Some of these trade at 10 and 12 times sales. मेरे हिसाब से बिल्कुल unreasonable valuation है। और हमारे पास जो 2 कंपनीज हैं, हमें लगता है कि वो बहुत ही चीप है कंपेयर टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। हमारे पास खाली 2 कंपनीज हैं, सो वी आर वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक इन दैट सेगमेंट एज सच। आई थिंक ये सेगमेंट में काफी बच के रहना पड़ेगा। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज है तो ही आप अभी इसमें इन्वेस्ट करें। हमारे हिसाब से बेस्ट ऑफ द टाइम इन दिस सेगमेंट, एटलीस्ट एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न्ड, इज प्रॉब्ली बिहाइंड अस। राइट, आपने जो बात कही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो एक मैक्रो व्यू रहता है सेक्टर का, वो व्यू के हिसाब से री रेटिंग हो गई है, पर अब आगे जाके जो कंपनियां परफॉर्म करेगी उनको मार्केट ऑफ कोर्स रिवॉर्ड करेगा। मुझे एक बात समझनी थी कि जो शिफ्ट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया हो रहा है, उसमें मार्केट शेयर की गेन की गुंजाइश अभी कितनी रह गई है। और दूसरा, मैंने SRF के कॉल पे लॉग इन किया था उनके रिजल्ट्स के बाद। सिमिलर विद विनिति ऑर्गेनिक्स, उनके इतने सारे मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको कैसे हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज केमिकल कंपनीज
ये कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? बिकॉज एक ही कंपनी इतने सारे वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें छोटा छोटा रेवेन्यू करके और बड़ा बड़ा ग्रोथ आने की गुंजाइश रहती है. I think very interesting question, right? हमने इसके ऊपर काफी काम किया है. तो मैं ये बता सकता हूं कि जिस कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल इज अ मिथ, जो केमिकल आज स्पेशलिटी है, आई कैन अश्योर यू कि 5 साल बाद वो स्पेशलिटी नहीं रहेगा. एनी केमिकल ग्लोबली इज अ फंक्शन ऑफ स्केल. विनती भी, या आपने विनती का नाम लिया, SRF का नाम लिया, डिस्क्लोजर के लिए वी डोंट होल्ड आइदर ऑफ दीज, पर ये जो बनाते हैं इसमें ये लोग ग्लोबल लीडर्स हैं. तो अगर आप कोई कंपनी देख रहे हैं उसमें 1 आउट ऑफ द 2 थिंग्स होनी चाहिए. एक ये होना चाहिए कि या तो वो किसी प्रोडक्ट में या सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स में ग्लोबल लीडर हैं, ये ग्लोबली बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हैं और उनसे compete करना for other countries is just next to impossible, including China, which is why they'll keep gaining market share. So in some of these products that you mentioned, we are today at 35% market share globally, especially when you talked about Vinati. I have no doubt that they can be even larger at 50-60% market share. Same with some of the other smaller, larger companies as well, like BVs or Suven. पर और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि अगर आप ग्लोबल लीडर नहीं है तो आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल इतना डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि आपको 1-2 प्रोडक्ट के प्राइसेस या मार्जिन ऊपर नीचे जाने से आपको ज्यादा इंपैक्ट ना हो. इसका एक क्लासिक एग्जांपल है अतुल लिमिटेड. अतुल लिमिटेड 2001 से अगर आप देखें 20 साल में इस कंपनी का EBITDA कभी नहीं गिरा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी केमिकल साइकिल आई गई, किसी प्रोडक्ट का साइकिल आया, किसी प्रोडक्ट का साइकिल गया, जो कुछ भी हुआ इसका EBITDA ईयर ऑन ईयर बढ़ा ही है, which tells me that they are an extremely well managed, extremely well diversified chemical company. तो अगर ये दोनों में से एक चीज नहीं है तो उस केमिकल कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है विराज, जितना हमने आपका पोर्टफोलियो देखा और जितना हमने आपसे सुना, आप 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं. पहला, एक तो आप ग्रोथ देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिल सकती है, दूसरा आप उसमें वैल्यू चेक करते हैं उसमें वैल्यू कितनी अच्छी मिल सकती है. तो बैंकिंग को आप कैसे देखेंगे? जो निजी बैंक, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके पास ग्रोथ है, उनके पास बिजनेस है, क्लाइंटेल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार वैल्यूएशन के दाम पर सरकारी बैंक आपको ज़्यादा वैल्यूएबल लगते हैं. तो आप कैसे चुनेंगे अगर बैंकिंग में से आपको चुनना पड़ेगा? बैंकिंग में आप कभी भी वो चीज नहीं लेंगे जिसका आपको पता नहीं है. बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 10:1, 12:1, 8:1 लेवरेज होती है. वहां पे अगर थोड़ी गलती हुई सारी शेयर होल्डर की इक्विटी गायब हो जाएगी. बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैनेजमेंट वैसे भी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो बैंकिंग में एक्सेप्ट प्रॉब्ली SBI, मैं कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आई विल नॉट लाइक टू इन्वेस्ट. आई नो दिस इज सो टिल नाउ वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन एनी बैंक्स, पर मेरे को लगता है कि बैंकिंग ने इतना अंडर परफॉर्म किया है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशन अभी ठीक हो गए हैं, बारिंग प्रॉब्ली कोटक एंड 1 or 2. आई थिंक दिस इज एन एक्सट्रीमली फेवरेबल टाइम एंड वैल्यूएशन. बैंकिंग हमने हमेशा शायद इसलिए भी नहीं लिया है बिकॉज बैंकिंग के वैल्यूएशन हमेशा बहुत हाई रहे हैं, बट पहली बार ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग हैज कम टू अ फेयरली रीजनेबल वैल्यूएशन. और अगर आप कुछ कंपनीज के पीपॉप, मतलब प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग ग्रोथ, अगर आप देखो नेक्स्ट 2 साल के, तो मेरे हिसाब से सम ऑफ देम कैन गो अप इवन 50% इन 2 years. लाइक ICICI बैंक का पीपॉप ग्रोथ या एक्सिस का पीपॉप ग्रोथ कैन लुक वेरी हाई. तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लुक extremely attractive vis-a-vis the Nifty today. I have a strong understand or I have a strong feeling कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स will outperform Nifty over next 2 years horizon. राइट. एक लास्ट सवाल विराज, वो है होम इम्प्रूवमेंट थीम पे. पहले क्या था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल और टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कंपनीज होम इम्प्रूवमेंट, किसी को अपग्रेड करना है, अब लोग लैमिनेट पैनल्स, इनफैक्ट लोग यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग और एकदम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को भी बहुत ज़्यादा क्लोजली अपग्रेड करने लगे हैं और एक वेव सी चल रही है. आपके पास भी एक
इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंपनी है अपने पोर्टफोलियो में, आपको क्या ग्रोथ नजर आती है इस स्पेस की? अगर आप इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स देखें तो एज एन इंडस्ट्री ये 50-55 हजार करोड़ के करीब है और ये यहाँ रही है फॉर लास्ट 3 इयर्स। इसमें कोई ग्रोथ नहीं आई है 3 साल में। हमको लगता है कि ना, और ये लेट सिक्लिकल है, जब घर बन जाते हैं वायरिंग बिल्कुल एंड में होती है, तो अभी नेक्स्ट 3 से 4 साल हमें इसमें अर्ली टीन्स ग्रोथ दिखता है। सम प्राइसिंग इम्पैक्ट भी है, बट अर्ली टीन्स ग्रोथ ऑफ वॉल्यूम्स विल ऑल्सो कम बैक. You will see this industry growing from 55,000 crores to probably 80 to 90,000 crores over next 3 years. इतनी ज्यादा हमको लगता है कि इसमें ग्रोथ होगा, एंड विद इन दैट हमको लगता है कि जो हमारे पास मार्केट लीडर है केबल्स में, जिसका आज 10-11 हजार करोड़ का टर्नओवर है, दे कैन इजीली बी 20,000 करोड़ टॉप लाइन ओवर नेक्स्ट 4 years. सो इसीलिए हमको वो कंपनी इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है. हमको लगता है कि उसकी मार्केट लीडरशिप इज एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड एंड अनचैलेंज्ड. तो हमको इसमें ग्रोथ दिखती है और हमको लगता है कि इसमें द बेस्ट वे टू प्ले दैट इज थ्रू अ मार्केट लीडर. राइट सर, जस्ट एक आखिरी सवाल. आपने स्टार्टिंग में कहा कि रीओपन एक थीम है स्पेशली टूरिज्म में, जो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है. वो एक कोविड रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बिकॉज रीओपन नहीं हुआ है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं. एक और कोविड में चीज़ें हुई है, जो भी कंपनियों को डीलेवरेज करना था, या तो उन्होंने अपने कैश फ्लो बढ़वा के कैसे भी, या कोई एसेट बेच के, या रीफाइनेंस करके अपने डेट बहुत मैसिवली कम कर दिए हैं. कंपनीज लाइक टाटा स्टील, सेल, NALCO, various others, even in cement sector, a lot of companies, even in chemical sector, जो हम पहले बात कर रहे थे. Say things get normalized after 3 or 4 months, tapering हो जाता है. How would you still value these companies? Do they have a structural shift in their valuation now? I think थोड़ा अर्ली है ये कहना कि स्टील और इस सब में स्ट्रक्चरल शिफ्ट है. एक एनॉमली है, और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था प्रॉब्ली फ्यू डेज बैक, अ कपल ऑफ वीक्स बैक, कि आप एक तरफ देख रहे हो सीमेंट कंपनीज आर ट्रेडिंग एट रिडिकुलसली लो वैल्यूएशंस. इफ यू एक्चुअली थिंक कि ये सीमेंट के मार्जिन्स आर सस्टेनेबल, दीज एबिटाज आर सस्टेनेबल, और दूसरी तरफ जो ये स्टील यूज करते हैं उनके मार्जिन्स भी डिप्रेस्ड हैं और उनके पी भी इसके कंपैरिजन में कम है कि मार्जिन नॉर्मलाइज नहीं होने. तो दोनों में से एक चीज तो सही नहीं है. आई थिंक मार्केट इज एट दिस पॉइंट इज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि दोनों में से क्या सही नहीं है. हमको ये डिसाइड करना है कि एज एन इन्वेस्टर हमको क्या लगता है आगे जाके क्या होगा. मेरे को लगता है कि दिस काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज काइंड ऑफ अनसस्टेनेबल, और जिसका RM हिट अभी आया है, सूनर और लेटर ओवर नेक्स्ट 2 to 3 quarters दे शुड बी एबल टू पास दैट ऑन. एंड इसीलिए I do not really subscribe to the view कि steel companies can maintain this profitability. So ये मेरा व्यू है. We generally don't play commodities, तो commodities पे generally हमारा व्यू नहीं होता है, but as I said, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा unsustainable margins है over a longer term. ठीक है विराज, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपने सारी चीज़ आज हमको बता दी कि हाँ पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना हो तो फिर कैसे किया जाए, किस चीज़ को ध्यान रखा जाए, और अपने पोर्टफोलियो भी डिस्क्लोजर दिया. इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक